वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 तरह के इनकोएट ऑफेंसेस, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, जो दे रखे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ बीएनएस में सेक्शन 45 से लेकर 62 तक के प्रोविजंस में। इनकोएट ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जिनको हम इनकम्प्लीट मानते हैं, अनडेवलप मानते हैं, लेकिन फिर भी वो पनिशेबल होते हैं। अगर पूछ ले कि कौन कौन से ऑफेंस है बीएनएस में जिनको हम इनकोएट ऑफेंस कह सकते हैं, तो आपका आंसर रहना चाहिए अबेटमेंट, जो जाएगा सेक्शन 45 से 60 तक के प्रोविजन में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आएगी सेक्शन नंबर 61 में, एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट जो आएगा सेक्शन नंबर 62 में। आज ये सारे प्रोविजन हम अच्छे से केसेस के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ वो नोट्स परचेज करने हैं, तो आप जो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितना जितना मैं पढ़ाती हूँ ना उतना उतना आप PYQ सॉल्व करा करो, उससे फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही ना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों की लीगल अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कांड कर दिया हो और आपकी माताश्री ने उस कांड को आपके पापा के सामने इतना बड़ा चढ़ा के बताया हो कि फिर उसके बाद तो आपके पापा ने आपकी वाट लगाई हो? नॉर्मली हम इस चीज को क्या कहते हैं कि हमारी मम्मी ने हमारे पापा को हमारे खिलाफ चढ़ा दिया, उकसा दिया, जिसकी वजह से हमारे पापा ने हमारी खटिया खड़ी कर दी। बाद में हमारी माताश्री बन जाती है भोली, हाय मेरा बच्चा, पापा ने मारा। उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने किया है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है एक्टिवली सजेस्ट करना, इंस्टिगेट करना, एड करना, इनकरेज करना, असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, इंड्यूस करना। क्या? कमीशन ऑफ क्राइम। तो किसी भी पर्सन को अगर एक्टिवली इंड्यूस करा जाता है, इंस्टिगेट करा जाता है, इनकरेज करा जाता है कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो कहा जाता है क्या किया गया है? अबेटमेंट किया गया है। तो जिसको अबेट करा गया है वो अगर क्राइम कमिट कर देता है तो वो तो बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफेंडर, और जिसने अबेटमेंट करके क्राइम करवाया है तो वो कहलाएगा अबेटर। भले ही इसने खुद एक्चुअल क्राइम कमिट नहीं करा है, करवाया है प्रिंसिपल ऑफेंडर से, ड्यू टू हिज इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये भी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 45 की अगर हम बात करें, ये बताता है कि कब कहा जाएगा कि किसी ने किसी को ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट किया है। यहां पर अबेटमेंट के 3 तरीके बताए हैं। पहला बाय इंस्टिगेशन, दूसरा बाय कॉन्स्पिरेसी, तीसरा बाय इंटेंशनल एडिंग। तो अगर मैं क्या करती हूं, किसी व्यक्ति को कोई एक्ट कमिट करने के लिए इंस्टिगेट करती हूं, तो कहा जाएगा कि मैंने उस एक्ट के कमीशन को अबेट करा है। अगर मैं किसी पर्सन के साथ उस एक्ट को कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करती हूं और उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन अगर किया जाता है, तो तब कहा जाएगा कि मैं बाय कॉन्स्पिरेसी उस एक्ट के कमीशन का अबेटमेंट करी हूं। या फिर अगर मैं क्या करती हूं, अपने किसी एक्ट से या अपने किसी ओमिशन से उस एक्ट के कमीशन में इंटेंशनली एड करी हूं, इंटेंशनली असिस्ट करी हूं, तो तब भी ये कहा जाएगा कि मैं क्या करी हूं, मैं करी हूं उस एक्ट के कमीशन का अबेटमेंट। तो ये तीनों मोड जो है अबेटमेंट के, एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जो पहला तरीका है अबेटमेंट करने का, इसमें इंस्टिगेशन का मतलब क्या है? इंस्टिगेशन का मतलब है किसी पर्सन को कोई एक्ट कमिट करने के लिए एक्टिवली सजेशन देना, एक्टिवली स्टिमुलेट करना, एक्टिवली इंड्यूस करना, इनकरेज करना। और ये चीज वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, हिंट्स के थ्रू कर सकते हैं, या किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। और ये चीज इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से कि विलफुली हमने किसी मटीरियल फैक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन किया या कोई मटीरियल फैक्ट छुपाया, जिससे हमने इंटेंशनली कॉज किया है या कॉज करने का अटेम्प्ट करा है, क्या कि कोई एक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाला जेड को अरेस्ट करने के लिए आता है, बट वाई ये जानते हुए कि पुलिस वाला तो जेड को अरेस्ट करने आया है, क्या करता है, पुलिस वालों के सामने रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्स है वो है जेड। तो यहां पर वाई ने एक्टिवली मिस रिप्रेजेंटेशन करके जेड के बजाय एक्स को अरेस्ट करवाया। तो यहां पे वाई ने क्या करा है? अबेटमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ एक्स बाय इंस्टिगेशन।
ये तो समझ में आ गया कि वाई ने क्या किया। क्या पुलिस वाला भी किसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जैसे कि अबैटमेंट जो है बाय इंस्टिगेशन, वो कई तरीकों से हो सकता है। हमने सामने 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 मतलब किसी पर्सन को बोला है डायरेक्टली, हमारे सामने कोई बंदा खड़ा है, हम बोल रहे हैं उसको कि ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाके मार दो जान से, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर जाके चोरी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि डायरेक्टली हमने उसको बोल दिया। बट कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्टिगेशन कर रहे होते हैं लेटर्स के थ्रू, या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके। तो इन दैट सिचुएशन अबैटमेंट कब कंप्लीट होगा? तो इसके लिए शिव दयालमल का केस कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट किया जाता है और ये चीज करी जा रही है लेटर के थ्रू या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, तो अगर लेटर के थ्रू करी जा रही है तो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट जो है वो तब कंप्लीट होगा जब उस लेटर के कंटेंट इंस्टिगेट किए जाने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाएंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अगर किया जा रहा है तो जिसको आपने फोन लगाया है उसको वो आवाज चली गई जो आप उसको बोल रहे थे, आप बोल रहे फोन पे कि भाई सामने वाले बंदे को तूने लुढ़काना है, तो वो उसने सुन लिया हो। जैसे ही वो सुन लेगा क्या हो जाएगा? अबैटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि जो अबैटमेंट है वो अपने आप में ही एक ऑफेंस है। मैंने किसी पर्सन को बोला कि एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है एक्स, उसका मर्डर करना है आपने, तो यहाँ पे एक्स का वो मर्डर करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो अपना काम कर दिया ना, मैंने तो उसको अबैट कर दिया ना, तो मुझे अबैटमेंट के लिए स्टिल पनिश किया जा सकता है, चाहे वो ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो जिसके लिए मैंने अबैट करा था। तो यहां पर ये चीज क्लियर होती है सेक्शन 46 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से कि अबैटमेंट अपने आप में ही एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। इसीलिए अगर ऐसा हो जाए कि जो लेटर के थ्रू हम इंस्टिगेट कर रहे थे किसी को क्राइम कमिट करने के लिए, या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी को इंस्टिगेट कर रहे थे क्राइम करने के लिए, बट लेटर के थ्रू जब हमने करा तो उसके पास उसका लेटर ही नहीं गया, या टेलीफोन के थ्रू हमने जब करा तो उसको आवाज ही नहीं गई, तो तब इन दैट सिचुएशन देखो अबैटमेंट तो हमने कर दिया बट वो अटेम्प्ट की स्टेज में ही रह गया। तो यहां पर ये चीज हो जाएगी फिर अटेम्प्ट टू अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, जो कि आएगी सेक्शन नंबर 62 के दायरे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अमू को इंस्टिगेट करती हूं कि तुम थॉर का मर्डर कर दो, तो अमू ने रिफ्यूज कर दिया, तो यहां पे स्टिल मैं गिल्टी हूं फॉर अबैटिंग अमू टू कमिट मर्डर ऑफ थॉर। लेकिन अगर मैं ये चीज लेटर के थ्रू कर रही हूं, मैंने लेटर भेजा है अमू को कि थॉर को मार दे, बट वो लेटर अमू को मिलता ही नहीं है, तो तब जो मेरा अबैटमेंट है वो सिर्फ रह जाएगा अटेम्प्ट की स्टेज में। ओके, इसीलिए ये चीज भी है कि भले ही जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसको कोर्ट एक्विट कर दे, स्टिल जो अबैटर है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, क्योंकि अबैटमेंट इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस और इसका इवन अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जो जनरल एडवाइस होती है, जनरल सजेशन होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो अबैटमेंट नहीं होते हैं। आप जनरली किसी को कुछ एडवाइस दिए हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रभु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पुलिस इंस्पेक्टर 2024 के केस में हुआ था कि जो एक बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये एडवाइस करता है कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लो, लेकिन वो गर्लफ्रेंड शादी क्या करती है अपने पेरेंट्स की मर्जी से, वो सुसाइड कर लेती है। और फिर बॉयफ्रेंड के ऊपर लगता है केस अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन टू कमिट्स सुसाइड अंडर सेक्शन 108 ऑफ बीएनएस, जो कि पहले होता था आईपीसी का सेक्शन 306। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में बात हेल्ड करती है कि अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड वाला केस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जो बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को एडवाइस दी ये जनरल एडवाइस है जो कि अबैटमेंट टू सुसाइड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। Merely advising a partner to marry someone else as per parental advice does not constitute abatement to suicide under section 100 of BNS, या कह लो अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। एक और केस देख लो, लक्ष्मी दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2025 का, ये भी अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड से रिलेटेड केस है। इस केस में होता क्या है कि जो लड़का होता है उसकी मदर लड़के की गर्लफ्रेंड को, जब लड़की की गर्लफ्रेंड ऐसे बोलती है उसकी मदर से कि मैं तुम्हारी लड़की के बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज इससे मेरी शादी करा दो, मदर कहती है मैं तो नहीं कराऊंगी। अब गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा जिद करती है, रोती है, कहती है कि मैं मर जाऊंगी, सही में मर जाऊंगी।
तो फिर जो मदर है वो कहती है जा रे मर जा रे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो लड़की सुसाइड कर लेती है, तो फिर केस डाला जाता है अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड का। बट इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये बात हेल्ड करती है, इस केस को क्वैश करते हुए अंडर सेक्शन 528 ऑफ BNSS क्या बात हेल्ड करती है? सच टाइप ऑफ रिमार्क डिड नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन अंडर द BNS। ओके, क्योंकि जरूरी है जो भी चीज करने के लिए इंस्टिगेट किया जा रहा है वो होना चाहिए एक्टिवली, नॉट जर्नली। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से कोई जिद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं जाओ मर जाओ, हम नहीं करें तुम्हारी जिद पूरी। तो वो चीज अबैटमेंट नहीं होती अगर हम कल के दिन मर जाए, कि उन्होंने तो हमें मरने के लिए अबैट करा था, सुसाइड करने के लिए अबैट करा था। इस चीज से मुझे अपने बचपन का एक इंसिडेंट ध्यान आता है। जो मेरी बड़ी बहन है, जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे रहे होंगे, तीसरी क्लास में, तो मेरी बहन मम्मी से पॉकेट मनी मांग रही थी। मम्मी नहीं दे रही थी पॉकेट मनी, तो भाई रो रो के उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, बोल रही मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगी, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी। मम्मी ने कहा भाग मैं तो नहीं देती पॉकेट मनी, जा जो करना है कर ले, भाग जा, मरना है मर जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन नहीं होती हैं, क्योंकि जनरली ऐसा लोग करते ही हैं। ये चीजें जनरल एडवाइस, जनरल सजेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन के दायरे में आती हैं। वही अगर ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब बच्चा आया है किसी अमीर से स्कूल में, जैसे आपने कोरियन ड्रामा में देखा होगा, चाइनीज ड्रामा में देखा हो, किसी ना किसी तरह के ड्रामा में देखा होगा, वहां उसको वो बोल रहे हैं कि तुम तो गरीब घर की हो, तुम तो गंदे नाली का कीड़ा हो, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और उसको वो एक्टिवली मतलब इस तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो बच्चा अगर सुसाइड कर ले तो फिर वो आएगा अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड में। ओके, दूसरा तरीका है अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कैसे किया जाता है? जब कम से कम दो लोग आपस में अग्री होते हैं, या कह लो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उस अग्रीड प्लान के अकॉर्डिंग, उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो कोई एक्ट भी करने चाहिए या कोई इलीगल ओमिशन भी करनी चाहिए, तभी माना जाता है कि उन्होंने किया है अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ आपस में कोई एक्ट करने के लिए अग्री होना काफी नहीं है अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए, जैसा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होता है। ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर जरूरी है कि अग्रीड प्लान के फर्दरेंस में, अग्रीड प्लान को कैरी आउट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट या कुछ ना कुछ लीगल ओमिशन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नौकर क्या करता है, चोरों के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है, किस चीज की, कि जिस घर में वो नौकर है उस घर का वो दरवाजा खुला रखेगा ताकि चोर आकर चोरी कर सके। तो ये जो अभी इनके बीच में अग्रीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, सेक्शन नंबर 61 में, सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो दिया गया है जो कि कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी करी जाती है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट, कोई इलीगल ओमिशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ऑफेंस को कमिट करने के लिए अगर आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है तो आप लायबल होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में यह चीज है कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपस में कॉन्स्पिरेसी करी है, साथ ही जरूरी है कि उसके फर्दरेंस में कोई इलीगल ओमिशन भी किया हो। अगर यहाँ पे जो नौकर है वो मिडनाइट में दरवाजा खुला रखता है और फिर चोर आके चोरी करके चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो सर्वेंट है इसने क्या किया, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी किया है। लेकिन अगर सिर्फ इनका ये अभी प्लान ही है, इसको इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, या फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रहेगा क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि डिफाइन है सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS में। और यहां पर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सुसाइड से रिलेटेड आपने एक केस ध्यान रखना है, क्वीन वर्सेस मोहित पांडे का। तो अभी तक आपको ये चीज क्लियर है कि अबैटमेंट क्या होता है, कौन से सेक्शन में अबैटमेंट डिफाइन है, सेक्शन 45 में अबैटमेंट के कितने तरीके हैं, सब पता चल गया। अब यहाँ पे आगे के जो सेक्शंस है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखना, सेक्शन 46 में अबैटर को डिफाइन करा गया, ऐसे भी पूछ लेते हैं। अबैटमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 45 में। अबैटर कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 46 में। और 46 में 5 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, पांचों एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अबैटर के लिए ये कह रहे हैं कि एक पर्सन ऑफेंस को अबैट करा, ऐसा तब कहा जाता है जब वो या तो उस ऑफेंस के कमीशन को अबैट करा है, या फिर किसी ऐसे एक्ट के कमीशन को अबैट करा है जो कि अगर
इन द आई ऑफ लॉ जो ऑफेंस को कमिट करने के लिए कैपेबल पर्सन होते हैं, ऐसे पर्सन के द्वारा विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज जैसा कि अबैटर की थी अगर करा जाता, तब वो अगर ऑफेंस होता तो कोई बात नहीं, फिर भी यह माना जाएगा कि जो अबैटर है उसने ऑफेंस को अबैट करा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, दूसरा वाला, ये समझने के लिए आपको सेक्शन 46 में दिया गया एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पता होना चाहिए, जो कि दो चीजें कहता है। पहली चीज ये कहता है कि अबैटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अबैट किया गया है वो पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट हो ऑफेंस को कमिट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ऑफेंस के लिए लायबल ही नहीं होंगे, ऑफेंस के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी ही नहीं बनेगी उनकी। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 20 में हमने पढ़ा था नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ऑफेंस करवा लेंगे तो हमारी भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि रिक्वायर ही नहीं है अबैटमेंट वाले ऑफेंस में कि जिस पर्सन से हम अबैटमेंट करके ऑफेंस कमिट करवा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हो टू कमिट दैट ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ। हमने 7 साल से कम उम्र के बच्चे को बंदूक दे दी और बोल दिया कि सामने जो बंदा खड़ा है उसको जाके मार के आ जाए। बच्चे ने मार दिया तो बच्चा तो बच जाएगा क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र का है और सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस उसको दे रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बिकॉज वो है डोली इनकपेक्स। लेकिन हम लायबल होंगे अबैटर की तरह फॉर द अबैटमेंट ऑफ मर्डर। दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है जिस पर्सन को हमने अबैट करा है उसकी सेम गिल्टी इंटेंट और नॉलेज हो जैसा कि हमारी थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो एक पर्सन होता है एक्स, उसने मुझे देखा था मर्डर करते हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो मैं क्या करती हूँ अपने दोस्त को बोलती हूँ कि ये जो एक्स है ना इसको जान से मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि इसने ना मेरा वीडियो बनाया था, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारा था, इसने वीडियो बनाया था और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि ये कोर्ट में जाके दिखा देगा और मुझे फंसा देगा। यहाँ तो मैंने अबैटमेंट कर दिया ना, टू मर्डर एक्स। किसको अबैट करा? डी को। तो अगर डी जो है वो एक्स को मारना किसी और इंटेंशन से चाह रहा है, उस इंटेंशन से नहीं जो कि मेरी थी, बल्कि इस इंटेंशन से क्योंकि जो एक्स है वो डी को भी ब्लैकमेल कर रहा था, मेरे दोस्त को भी ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि एक्स के पास डी का कोई और काला चिट्ठा था। आई थिंक ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। थोड़ा ये जो इलस्ट्रेशन सारी यहाँ पर लिखी हुई है एक बार इनको भी गो थ्रू कर लेना। अब बाकी जो एक्सप्लेनेशन रह गए हैं वो भी देख लो। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कह रहा है अबैटमेंट अगर इलीगल ओमिशन का किया जाता है तो वो भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, भले ही जो अबैटर है वो खुद उस एक्ट को करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है, बाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक जगह है लॉक्ड जहां पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है कि इस जगह की रखवाली करनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक सा कुछ रखा है ऐसा जिसको चोर ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ पुलिस वालों को पैसा वैसा दे के उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करती हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ चोर आएंगे, आपने क्या करना है उस दौरान वहां से हट जाना है, सीसीटीवी कैमरा हटा देना है और उनको चुपचाप से चोरी करने देनी है। यहाँ पर मैं पुलिस वालों से उनकी ड्यूटी का इलीगल ओमिशन करवा रही हूँ, वो ड्यूटी जो कि वो करने के लिए लीगली बाउंड है। मैं ये कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें, हालांकि मैं खुद बाउंड नहीं हूँ उस ड्यूटी को करने के लिए। वो ड्यूटी किन की है? पुलिस वालों की है। तो पुलिस वालों की ये जो ड्यूटी है उसका इलीगल ओमिशन करवा कर भी अबैटमेंट करा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये चीज क्लियर कर रहा है जो कि हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करी ही है। क्या चीज? कि अबैटमेंट के ऑफेंस के लिए जरूरी नहीं है जो एक्ट का अबैटमेंट करा गया वो एक्ट कमिट ही कर दिया गया हो या फिर उस एक्ट का वो इफेक्ट हो जो हमने चाहा था। फॉर एग्जाम्पल ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि मर्डर कर दे सी का, बी ने नहीं करा, स्टिल ए गिल्टी होगा फॉर द अबैटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी। इलस्ट्रेशन भी ये कह रही है कि होता यह है कि जो ए है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि डी का मर्डर कर दे और इसलिए बी क्या करता है? डी को मारता है। अब मान के चलो डी को क्या किया गया, हॉस्पिटल ले जा लिया गया और वहां पर डी बच गया, मरा ही नहीं। बट ए ने तो इंस्टिगेट करा था ना डी का मर्डर करने के लिए और उस परसुएंस में बी ने एक्ट भी करा है। तो यहाँ पे स्टिल चाहे वो इफेक्ट नहीं हुआ है जो चाहा था अबैटर ने, अबैटर अबैटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा। ओके, थर्ड एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ये कहता है कि
अबैटमेंट जैसा कि हम पढ़कर आए हैं अपने आप में ही एक ऑफेंस है। तो अबैटमेंट का अगर अबैटमेंट करा जाए तो वो भी एक ऑफेंस होगा। मैंने किसी को अबैट करा, उसने किसी तीसरे को करा, तीसरे ने चौथे को करा, चौथे ने पांचवे को करा, अबैटमेंट टू अबैटमेंट टू अबैटमेंट टू अबैटमेंट होता जा रहा है। तो ये चीज भी ऑफेंस होगी। अबैटमेंट का अबैटमेंट भी एक ऑफेंस होता है। ओके। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये कहता है कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी नहीं है कि जो अबैटर हो वो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ कंसल्ट किए हो। जो पर्सन अल्टीमेटली क्राइम को कमिट किया है उसके साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेट किए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स को मारने के लिए मैं अपने दोस्त को इंस्टिगेट करती हूँ, तो जो मेरा दोस्त है वो जाता है एक कंपनी के पास जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती है लोगों को मारने का, तो वो सी को अपॉइंट करते हैं इस चीज के लिए, और फिर सी जो है वो जाकर मारता है। यहाँ पर जो मैं हूँ अबैटर और जो डी है, हम दोनों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी ना, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, तो हम दोनों ने सी के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्सर्ट नहीं किया है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं किया है, स्टिल यहाँ पर हम लाइबल होंगे अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 47 ये कह रहा है कि अगर इंडिया में रहते हुए आप किसी ऐसे एक्ट को जो कि किया जाएगा इंडिया से बाहर कमिट किए जाने के लिए अबैटमेंट करते हो, जो एक्ट इंडिया में ऑफेंस होता है, अगर इंडिया में किया जाता तब वो ऑफेंस होता, तो तब उस ऑफेंस के अबैटमेंट के लिए आपकी लाइबिलिटी बीएनएस में ही आएगी। आप लाइबल होगे फॉर द अबैटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जो कि इंडिया से है क्या करती है, एक कोरियन बंदा पटाती है। अब वो कोरियन लड़का जो है वो उसके साथ चीटिंग कर देता है, तो वो कोरिया में जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं उनको अबैट करती है कि वो उसके कोरियन बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दे। तो यहाँ ये इंडिया में ये जो लड़की है ये अबैटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लाइबल होगी। सेक्शन 48 इसका उल्टा है, और ये सेक्शन न्यू है इसलिए इसको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। एक बार 47 पढ़ लोगे तो 48 अपने आप भी समझ में आ जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 47 में जिस ऑफेंस की बात करी जा रही है उसका कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेती है जब तक कि प्रायर सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ना ले लिया गया हो। ये कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 217 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। अब जैसे कि मैंने आपको ये चीज बता दी है कि अबैटमेंट अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, बट इसकी पनिशमेंट कहाँ लिखी है? तो पनिशमेंट बताई है सेक्शन 49 से 60 तक के प्रोविजंस में। पनिशमेंट के बारे में सबसे पहले सेक्शन 49 ये कहता है कि बात है ऐसी, अगर किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट किए जाने का अबैटमेंट किया गया है जिसके अबैटमेंट के लिए अलग से किसी सेक्शन में बीएनएस में सजा नहीं मेंशन है और उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में एक्ट कमिट कर दिया जाता है, तो तब जो ऑफेंस कमिट किया गया उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वही पनिशमेंट अबैटर को दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट करता है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए। गिविंग फॉल्स एविडेंस कहां पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 227 में। फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस सेक्शन नंबर 228 में। सेक्शन 229 में इन दोनों की पनिशमेंट दे रखी है बीएनएस में। तो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देने के लिए जैसे कि इंस्टिगेट करा था ए ने बी को, तो फॉल्स एविडेंस बी जब दे देगा तो बी तो फॉल्स एविडेंस देने के लिए लायबल होगा। अब ये ए जो अबैटर है ये किस पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? अब आप चेक करो कि क्या अबैटमेंट टू गिव फॉल्स एविडेंस को पनिश करने के लिए अलग से कोई बीएनएस में सेक्शन दे रखा है? नहीं दे रखा। तो तब सेम पनिशमेंट जो दी जाती है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस वही अबैटर को दी जाएगी। ओके। सेक्शन 50 को समझने के लिए वही वाला एग्जाम्पल याद करो जो सेक्शन 46 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था। ये बोला था ना कि मैं किसी को जान से मरवाना चाह रही हूँ, जो एक्स नाम का पर्सन है। क्यों मरवाना चाह रही हूँ? क्योंकि उसने क्या किया है, किसी का मर्डर करते हुए मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि क्या बोलते हैं, मैं आपके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कोर्ट में। तो भाई अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं? मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसी को लुढ़कवा देती हूँ, और उसको लुढ़कवाने के लिए मैं अपने दोस्त को इंस्टिगेट करती हूँ। मेरा जो इरादा है वो अलग है, तो जो मेरा इरादा है उसको मरवाने का, वो इरादा सेम अगर मेरे दोस्त का ना हो, मेरे दोस्त का कुछ और ही इंटेंशन हो, लाइक वो खुद को उससे बचाना चाह रहा था क्योंकि वो उसको भी ब्लैकमेल कर रहा था, तो ये जो वेरिएशन होता है ना अबैटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर की इंटेंशन और नॉलेज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी बात सेक्शन 50 कहता है।
जिसको आपने रिलेट करना है सेक्शन 46 में दिए गए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से। वेरिएशन इन इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द पर्सन बीइंग अबैटेड डज नॉट इम्पैक्ट द लायबिलिटी ऑफ अबैटर। ऑलराइट, सेक्शन 51 बीएनएस का ये कहता है कि अगर जो अबैटमेंट किया गया है कोई पर्टिकुलर एक्ट करवाने के लिए, उस पर्टिकुलर एक्ट के बजाय कोई डिफरेंट एक्ट ही अगर कर दिया जाए, तो अगर वो डिफरेंट एक्ट उसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो तो तब अबैटर लायबल होगा उस डिफरेंट एक्ट के लिए भी। लेकिन अगर प्रोबेबल कंसिक्वेंस ना हो तब नहीं बनेगी लायबिलिटी। तो प्रोबेबल कंसिक्वेंस कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, एक बार उनको पढ़ोगे तो वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए एक बच्चे को इंस्टिगेट करता है कि जाके जेड के फूड में पॉइजन मिला दे। अब इस इन्फ्लुएंस के तहत जो चाइल्ड है वो मिस्टेकनली जो पॉइजन है वो वाई के फूड में मिला देता है। ये जो चीज है इसको कहा जा सकता है कि इट इज प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट अबैटेड। यहां पर अबैटर लायबल होगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो जेड का घर जला दे। जेड का घर जलाते हुए जो बी है वो वहां पे प्रॉपर्टी की चोरी भी करता है। तो यहां पे ये चीज प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है उस एक्ट का जिसके लिए ए ने बी को अबैट करा था। ए की लायबिलिटी बनेगी सिर्फ टू इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस, ना कि फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। वही अगर मान के चलो घर में कोई सो रखा था, वो मर गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब घर जलवाएंगे तो इसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस होगा, वहां पे जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान होगा। वहां पे अगर कोई इंसान है तो उसको लग सकती है, इवन वो मर भी सकता है, तो उसके लिए अबैटर की लायबिलिटी बनेगी। ओके, तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेक्शन 52 कह रहा है एक से भले दो। मतलब जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए मान के चलो मैंने अबैटमेंट करा, उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में वो एक्ट तो करा गया ही, उसके इन एडिशन कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी हो गया है। तो जो मैं हूं यानी कि अबैटर, वो हर एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट के लिए लाइबल रहूंगी, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल बी लाइबल क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। सेक्शन 53 ये कह रहा है कि मैंने मान के चलो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अबैटमेंट करा था, और उस एक्ट का जो मैं इम्पैक्ट होना चाह रही थी, जो कंसिक्वेंस होना चाह रही थी, जो रिजल्ट होना चाह रही थी कि ये मैंने एक्ट करवाने के लिए अबैट करा है, तो ये एक्ट जब करा जाएगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। तो अगर उसके बजाय रिजल्ट कुछ और ही निकल जाए और उस रिजल्ट के होने का लाइकलीहुड अगर मुझे पता हो, तो तब भी मेरी लायबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या करती हूँ, इंस्टिगेट करती हूँ बी को कि जाके जेड को ग्रीवस हर्ट कर दे, बी कर देता है, उस ग्रीवस हर्ट की वजह से जेड की डेथ हो जाती है। अगर मुझे ये पता था कि लाइकलीहुड ये है कि अगर ग्रीवस हर्ट कॉज करा जाए जेड को तो उससे जेड की डेथ भी हो सकती है, तो तब मेरी लायबिलिटी यहां पर मर्डर वाली होगी। बीइंग अ बैटर, मैं लायबल होंगी फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। लेकिन अगर मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब नहीं बनेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। और जिससे ये कांड करवाया है, ग्रीवस हर्ट करवाया है अबैट करके, अगर उसे भी पता हो कि ग्रीवस हर्ट करके ऐसा कुछ हो सकता है, इसका रिजल्ट ऐसा कुछ निकल सकता है, तो तब उसकी भी मर्डर वाली लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ ग्रीवस हर्ट तक ही बनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, सेक्शन 54 ये कहता है कि मैंने किसी क्राइम को कमिट करने के लिए अगर अबैट करा, और जहां पर वो क्राइम कमिट करा जा रहा है मैं वहां पर खुद मौजूद हूं, अगर वहां मैं खुद पहुंच जाती हूँ, मैं खुद वहां पर प्रेजेंट रहती हूँ, तो तब ऐसा माना जाएगा कि जो अबैटेड एक्ट है, जो मैं अबैटमेंट के जरिए किसी और से करवा रही हूँ, या जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस मैं करवा रही हूँ अबैटमेंट के थ्रू किसी पर्टिकुलर पर्सन से, वो मैंने खुद ही किया है। यानी क्राइम सीन पे जहां पर क्राइम करा जा रहा है, जिसके लिए अबैटमेंट करा गया था, वहां पर अगर अबैटर खुद मौजूद हो, तो तब ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम उसी ने करा है। सेक्शन 55 से 60 तक के जो प्रोविजन है, इनमें थोड़ा पनिशमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 55 कह रहा है कि अगर किसी ऐसे ऑफेंस का अबैटमेंट करा जाता है जिसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो या तो डेथ सेंटेंस है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और उसके अबैटमेंट के लिए अलग से कोई पनिश करने वाला सेक्शन नहीं दे रखा है बीएनएस में, तो तब अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं करा जाता है इन कंसिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, तो तब अबैटर को मिलेगी मैक्स टू मैक्स 7 ईयर तक की सजा प्लस फाइन। वहीं अगर
अबेटेड एक्ट की वजह से हर्ट कॉज हो जाता है किसी पर्सन को, तो तब सजा अबेटर को मिलेगी कितनी, उतने इम्प्रिजनमेंट की जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा 14 ईयर्स तक का प्लस फाइन। सेक्शन 56 बात कर रहा है ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट की जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, और उसके अबेटमेंट को अलग से पनिश करने वाला बीएनएस में कोई सेक्शन नहीं दे रखा है। तो तब अगर वो ऑफेंस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में नहीं किया जाता है तो उस ऑफेंस के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म प्रिस्क्राइब है उसका 1/4 या फिर फाइन या फिर दोनों अबेटर पर लगाई जा सकती है। वहीं अगर अबेटर या जिस पर्सन को अबेट करा गया है वो पब्लिक सर्वेंट है जिनकी ड्यूटी है ऑफेंस को रोकने की, वो ही खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो तब पनिशमेंट लगाई जा सकेगी उस ऑफेंस के लॉन्गेस्ट टर्म का हाफ या फिर फाइन या फिर दोनों। एक बार ये इलस्ट्रेशन भी आप लोग चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। सेक्शन 57 कह रहा है कि अगर बाय पब्लिक और मोर देन 10% किसी ऑफेंस को कमिट करवाने का अबेटमेंट अगर किया जाता है तो तब सजा मिलेगी अबेटर को मैक्सिमम 7 ईयर तक के इम्प्रिजनमेंट की प्लस फाइन। सेक्शन 58, 59 एंड 60 इनमें जो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इनका ऊपर ऊपर का देख लेते हैं। तो सेक्शन 58 क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि अगर ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए डिजाइन बनाए गए हैं जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो जो कोई भी ऐसे डिजाइन को छुपाता है, अगर ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है तो तब उसकी लायबिलिटी होगी मैक्सिमम 7 ईयर की प्लस फाइन। अगर ऑफेंस नहीं कमिट किया जाता है तो मैक्सिमम 3 ईयर्स की प्लस फाइन। सेक्शन 59 ये कह रहा है कि अगर अभी जो हमने पढ़ा वो चीज करता है पब्लिक सर्वेंट, यानी कि ऑफेंस को कमिट करने का जो डिजाइन है उसको कंसील कर रहा है पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी होती है ऑफेंस के कमीशन को रोकना, तो वो ये चीज कर रहा है, तो तब वो लायबल होगा अगर वो ऑफेंस कमिट कर दिया जाए तो उस ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट टर्म प्रिस्क्राइब है उसके हाफ पनिशमेंट के लिए वो लायबल होगा, उसके हाफ इम्प्रिजनमेंट के लिए वो लायबल होगा, या फिर फाइन या फिर दोनों के लिए। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो तब लॉन्गेस्ट जो पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब है उसके 1/4 के लिए लायबिलिटी आएगी, या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। बाकी ये चीज है कि अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो तब पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा मैक्सिमम 10 साल तक के कारावास के लिए। तो सेक्शन 59 हमने देख लिया कि पब्लिक सर्वेंट वाला था, और सेक्शन नंबर 58 में हमने देखा था कि अगर ऑफेंस पनिशेबल है डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। बाकी जो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस हैं उनको कमिट करने के लिए जो डिजाइन होता है वो अगर छुपाया जाता है, वो अगर कंसील किया जाता है, और फिर उस वजह से अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो तब उस ऑफेंस के लिए जितना लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट की सजा प्रिस्क्राइब है उसका 1/4 के लिए लायबिलिटी आएगी, या फिर फाइन की या फिर दोनों की। वहीं अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो तब उस ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट डिस्क्राइब है, लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड किया गया है बीएनएस में, उसके 1/8 की ही लायबिलिटी आएगी, या फिर फाइन की या फिर दोनों की। और यहाँ पे जहां जहां पे मैंने फाइन बोला है ध्यान ये रखना है कि उस ऑफेंस के लिए जो फाइन बताया गया है बीएनएस में वो वाला फाइन। ओके, अब यहां पर ये और जान लो कि सेक्शन 58, 59, 60 में कब कहा जाएगा कि कोई पर्सन ऑफेंस को कमिट करने वाले डिजाइन को कंसील किया है। ऐसा तब कहा जाएगा जब वो ऐसा करता है ऑफेंस के कमीशन को फैसिलिटेट करने की इंटेंशन से, या फिर ये जानते हुए कि ऐसा करने से फैसिलिटेट होगा कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इस मेंसरिया के साथ वो वॉलंटरली कंसील करता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन, जो कि डिजाइन बनाया गया है ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो जो डिजाइन एग्जिस्ट कर रहा है ऑफेंस को कमिट करने वाला, उस डिजाइन के एग्जिस्टेंस को वो वॉलंटरली कैसे छुपा रहा है? कोई एक्ट करके, कोई ओमिशन करके, या बाय यूजिंग इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल। और वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है उस डिजाइन के बारे में जिसके बारे में वो जानता है वो गलत है, तो तब कहा जाएगा कि वो क्या किया है, ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो डिजाइन है उसको कंसील किया है। इसके साथ साथ आपके अबेटमेंट वाले सेक्शन होते हैं खत्म। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 61 बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। इस सेक्शन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन भी दे रखी है और पनिशमेंट भी दे रखी है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, ध्यान रखना कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करने के लिए या कुछ करवाने के लिए, क्या है वो चीज, कोई इलीगल एक्ट या
कोई लीगल एक्ट बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, तो तब ये जो अग्री हुए हैं आपस में, इस अग्रीमेंट को इनके कहते हैं कि ये चीज ही तो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट ध्यान ये रखना है कि अगर आपस में अग्री हुए हैं किसी ऑफेंस को कमिट करवाने के लिए, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डेकॉइटी, तो तब उसके परसुएंस में कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफेंस के अलावा अगर कुछ और ही चीज करने के लिए आपस में एग्री हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा ना इलीगल एक्ट, इसको खोल के अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। इसका मतलब बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ बीएनएस में। इलीगल एक्ट का मतलब होता है कोई एक्ट जो कि ऑफेंस है, बताया गया किसी पर्टिकुलर लॉ में, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको काफी सारे ऑफेंस के एग्जांपल, और बीएनएस में भी आपको पता ही है कौन कौन से ऑफेंस है। इसके अलावा इलीगल एक्ट का मतलब होता है ऐसा एक्ट जो कि लॉ के तहत प्रोहिबिटेड है, लाइक अग्रीमेंट टू ब्रीच ए लीगल ड्यूटी। नेक्स्टली, कोई एक्ट अगर आपको सिविल एक्शन का ग्राउंड देता है, लाइक अग्रीमेंट टू ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी चीज इलीगल एक्ट की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो लास्ट की ये जो दो चीजें हैं, इनके लिए जरूरी है कि इनके फर्दरेंस में कोई स्टेप लिया गया हो। इनको करने के लिए जैसे कि आपस में लोग अग्री हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी किए हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तभी बनेगी जब उसके परसुएंस में ये कोई स्टेप लिए हो, इनमें से कोई भी एक कॉन्स्पिरेटर जो है वो कोई ना कोई स्टेप लिया हो। एक्सप्लेनेशन ये चीज क्लियर कर रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो इलीगल एक्ट के लिए लोग आपस में अग्री हुए हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव है उनका, या फिर उनके अग्रीमेंट के वो सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंटल है। और जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, अगर उसके लिए पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की है और उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अलग से कोई पनिशमेंट वाला सेक्शन बीएनएस में मौजूद नहीं है, तो तब जो कॉन्स्पिरेटर हैं उनको वही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि तब मिलती जब वो उस ऑफेंस का अबेटमेंट करते। बाकी जो 2 साल से कम वाले ऑफेंसेस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है, उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 6 महीने तक के कारावास की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। तो ये सबसेक्शन 2 में हो गई आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट। अब यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 217 सबसेक्शन 3 कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा रिलेट करना चाहिए, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उस ऑफेंस की पनिशमेंट अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 साल से कम है तो तब ऐसे ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेती है जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिटर्न कंसेंट लेकर आप गए हो। और स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी कंसेंट देने से पहले अगर चाहे तो क्या करवा सकते हैं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर से जिसकी रैंक कम से कम इंस्पेक्टर वाली तो हो, और फिर उस पुलिस ऑफिसर को सेम पावर होंगी जो कि सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो होता है उनको होती है। साथ ही बीएसए का सेक्शन 8 आप लिंक कर लेना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। ये सेक्शन मैंने आपको बीएसए की वीडियो सीरीज में भी पढ़ाया है, जिसका जो क्रक्स है वो यही है कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई एक्शन, कोई रिटर्न कम्युनिकेशन किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा रिगार्डिंग देयर कॉमन इंटेंशन करी जाती है, तो वो चीज सेक्शन 8 ऑफ बीएसए में रेलेवेंट होती है अगेंस्ट ऑल बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर, सभी कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट। क्या प्रूव करने के लिए कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, ये कॉन्स्पिरेसी की पार्टी थे। और इस तरीके से ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है थियोरी ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। और इसके कॉन्टेक्स्ट में आप केस ध्यान रखना एम्परर वर्सेस जीवी वेशमपयम का, जिसको लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के? तो सबसे पहली चीज कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपने आप से ही कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है। ये कहा गया था तूफान दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई 1980 के केस में। दूसरी चीज है उनके बीच में होना चाहिए अग्रीमेंट। किस चीज का? किसी इलीगल एक्ट को करने का या किसी लीगल एक्ट को इलीगल जरियों से करने का। फॉर एग्जाम्पल, जीनू एंड अमू आपस में अग्री होते हैं कि वो क्या करेंगे? पॉइजन से थैनोस का मर्डर करेंगे। इवन दो उन्होंने पॉइजन अभी खरीदा भी नहीं है, वो स्टिल लायबल होंगे फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर ऑफ थैनोस, क्योंकि उन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया था, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी टू कमिट एन ऑफेंस।
जो कि जरूरी है फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये कहा गया था केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। इसको इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इलीगल एक्ट का क्या मतलब होता है ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इन फर्दरेंस ऑफ अग्रीमेंट कोई स्टेप जरूर लिया गया होना चाहिए, तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लायबिलिटी बनेगी। बट ये चीज अप्लाई नहीं होती है किसी ऑफेंस को कमिट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जो मेंबर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर को पता हो और पूरी डिटेल कॉन्स्पिरेसी की सभी को पता हो। इवन पार्शियल नॉलेज और इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सफिशिएंट होता है। ये कहा गया था आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। लेकिन अगर किसी को पता है कि किसी के बीच में चल रही है कॉन्स्पिरेसी, तो सिर्फ ये नॉलेज होना आपको उस कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं ठहराएगा, जब तक कि आप उस कॉन्स्पिरेसी का जो अग्रीमेंट है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो। ये कहा गया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी के केस में, जिसको राजीव गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये वाली बात हमने एक्सप्लेनेशन में क्लियर ही कर दी थी कि इलीगल एक्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या फिर अग्रीमेंट के जस्ट इंसिडेंटल है। ये चीज मैटर नहीं करती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लायबिलिटी के लिए, क्योंकि जब तक जो एक्ट किया जा रहा है वो इलीगल है या फिर वो लीगल है बट किया जा रहा है इलीगल मीन से, कॉन्स्पिरेसी की लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। तो यहां पर आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट होता है कंप्लीट। लास्ट सेक्शन बचा है चैप्टर नंबर 4 का, सेक्शन 62, जो कि क्रिमिनल अटेम्प्ट की बात करता है। जैसे कि मैंने आपको बीएनएस के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि जो ऑफेंस होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज इंटेंशन, दूसरी स्टेज प्रिपरेशन, तीसरी स्टेज अटेम्प्ट एंड लास्ट स्टेज इज एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो जो अटेम्प्ट है जिसके बारे में सेक्शन नंबर 62 में प्रावधान दे रखा है बीएनएस में, ये प्रिपरेशन एंड एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस का बीच का स्टेज है। जैसे ही प्रिपरेशन एंड होता है, इंसान क्या करता है, वो एक्चुअल स्टेप लेता है जिससे अल्टीमेटली क्राइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस स्टेप को लेने के बावजूद भी अगर डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, एक्चुअल ऑफेंस कमिट ही ना हो, बंदूक उठाई गोली चलाई लेकिन बंदूक तो खाली थी, बंदूक उठाई गोली चलाई, सामने वाला बंदा नीचे झुक गया, उसको लगी नहीं, बच गया, इतने में उसने हाथ से मार के बंदूक ही गिरा दी, यानी कि स्टेप ले लिया था बट ड्यू टू दिस unforeseen circumstances, due to the circumstances beyond the attempted's control, intended result नहीं मिल पाया, ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, तो तब कहा जाता है कि ये जो किया है, तो ये क्या किया है, ये किया है क्रिमिनल अटेम्प्ट। और ये बातें क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में बताई गई कोपुलू वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 के केस में। साथ ही प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताया गया अभय आनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। इस केस में होता यह है कि एक एपेलेंट अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी ऑफ पटना में फॉर एमए एग्जामिनेशन इंग्लिश के लिए, और साथ ही वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाता है, बीए की डिग्री लगाता है और ऐसे डॉक्यूमेंट लगाता है जिससे कि वो क्लेम कर रहा है कि वो एक टीचर है। ओके, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो नकली होते हैं, यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं चलता है, यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड भी इशू कर देती है। बट इससे पहले कि वो एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाता, एग्जाम देता, पता चल जाता है यूनिवर्सिटी को कि गड़बड़ है मामला, ये तो ऐसा पर्सन है जिसको प्रीवियसली करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से एग्जामिनेशन से बार्ड करा गया, एंड जो इसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं हमारे पास, ये तो इसके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। तो तब यूनिवर्सिटी इस केस को रिपोर्ट करती है अंडर सेक्शन 318 सबसेक्शन 4, यानी चीटिंग वाला ऑफेंस, रीड विद सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। 62 में क्यों? क्योंकि ये स्टेज सिर्फ अभी क्रिमिनल अटेम्प्ट की ही मानी जाएगी। वो तो यूनिवर्सिटी को पता चल गया, इसलिए पहले ही उसको रोक दिया गया। उसने एक्चुअल जो स्टेप्स थे वो सब ले लिए थे, जिससे यूनिवर्सिटी धोखे में आ गई थी। धोखे में डाल के एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठ जाता, एग्जाम उसको देने दिया जाता, उसके बाद अगर पता चलता तो तब ये एक्चुअल चीटिंग हो गई है ऐसा बोलते। लेकिन स्टेप सब कुछ ले लिए गए बट पता पहले ही चल गया, तो तब ये चीज क्रिमिनल अटेम्प्ट मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन अटेम्प्ट टू कमिट चीटिंग, एंड इट हेल्ड दैट एडमिशन कार्ड इज प्रॉपर्टी एंड दैट हिज एक्शन सक्सेसफुली डिसीव द यूनिवर्सिटी। साथ ही कुछ बातें हेल्ड करी गई इस केस में, वो सारी बातें यहां पर लिखी हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको थोड़ा सा रीड कर लेना। यहां ये चीज क्लियर है कि क्रिमिनल अटेम्प्ट क्या होता है। तो क्रिमिनल अटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसके लिए सेक्शन नंबर 62 में पनिशमेंट दे रखी है,
और ये पनिशमेंट अप्लाई होती है जब जिस ऑफेंस का क्रिमिनल अटेम्प्ट करा गया है वो ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद एनी फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बट डेथ सेंटेंस से जो पनिशेबल होता है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और ना ही उसके ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन 62 जिस ऑफेंस के क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए बीएनएस में अलग से ही सेक्शन दे रखा है। तो सेक्शन 62 में बस यही कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल अटेम्प्ट करा जाता है जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोई स्टेप लिया गया था, कुछ किया गया था, तभी तो हम उसको क्रिमिनल अटेम्प्ट में रख रहे हैं, क्योंकि ऑफेंस एक्चुअल में कमिट नहीं हो पाया है ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अटेम्प्टर और ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। एंड उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए बीएनएस में किसी भी सेक्शन में अलग से पनिशमेंट नहीं है एक्सप्रेसली मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन दूसरे के पॉकेट में हाथ डालता है चोरी करने के इंटेंशन से, बट पॉकेट तो खाली होती है, तो चोरी करने का जो अटेम्प्ट है बीएनएस के किसी भी सेक्शन में अलग से पनिशेबल नहीं है, तो उसको पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी? सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस में। तो पनिशमेंट क्या मिलती है? अगर उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का आधा अटेम्प्टर को मिलेगा। आधा कैसे निकाले? आधा निकालने के लिए सेक्शन नंबर 6 को देखो। सेक्शन नंबर 6 ऑफ बीएनएस का कहता यह है कि अगर कहीं पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो तब उसके लिए हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को मानते हैं इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो तब इसका आधा इन्फ्लिक्ट करा जाएगा अटेम्प्टर के ऊपर। वहीं अगर इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस है तो जितनी लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रेस्क्राइब है उसका हाफ अटेम्प्टर के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा सकेगा, या फिर विद फाइन जैसा कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया, या फिर दोनों इन्फ्लिक्ट करी जा सकेगी अटेम्प्टर पे। अब यहाँ पे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो क्रिमिनल अटेम्प्ट के आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके क्रिमिनल अटेम्प्ट से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी कुछ थियोरीज क्रिमिनल अटेम्प्ट की पूछी जाती हैं जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगी, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन कंप्लीट कर लें। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर नोट्स परचेज करने हैं तो यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इसे सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत के नाम से मिल जाएगा आपको मेरा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।